Now, here what we are going to discuss is the refraction at single chord surface. सिंगल कॉर्ड सरफेस है, मतलब एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी कॉर्ड सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस है, तो उसका एनालिसिस करेंगे एंड दिस विल हेल्प यू लेटर टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला. ठीक है, लेट अस सी द टॉपिक टुडे. रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. ये हम देखना चाहते हैं. इनफैक्ट मान लो कि हियर इज ए स्फेरिकल सरफेस व्हिच इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस mu1 एंड mu2. हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज निकालो, कहाँ पे बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, और रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा. ये सब हमारा बस सोचने की पार्ट है. ये सब के लिए ही हम लोग कुछ कर रहे हैं. अब असली चीज ये है कि ऐसा कोई एक मीडियम के लिए हम रे डायग्राम कैसे करेंगे. सपोज mu1 mu2 दिया गया है और सपोज ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है कि mu2 इज लेस देन mu1. सपोज ऐसे करके दे दिया mu2 इज मोर देन mu1, लेस देन mu1, कुछ भी दे सकता है. ऐसा कोई सरफेस दे दिया है और ये दिया है कि हमारा कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस है लाइक दिस, और हम कहेंगे कि अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, बताओ कहाँ होगा इमेज, ऐसे करके पूछा है. ऐसे करके पूछा है इमेज कहाँ होगा, आपको बताओ. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द रे डायग्राम, क्योंकि आगे रे डायग्राम तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत ये पड़ेगा समझने के लिए कि हाउ द पाथ इज बीइंग फॉलोड. तो अगर मुझे निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर होगा, तो उसके लिए मुझे दो चीज करना है. पहला चीज है कि मुझे कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रे निकालना है, और वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा. अगर सचमुच मिल रहे हैं रियल इमेज, और एक्सटेंड करने से मिलते हुए लगते हैं, they are appearing to meet at a point, then in that case we call it a virtual image. On the other hand, रियल इमेज किधर होता है, जो मीडियम है, मीडियम का जो बाउंड्री है उसके अदर तरफ, दूसरी तरफ होने से रियल इमेज होता है. जहां पर ऑब्जेक्ट है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बनेगा तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे. प्लीज माइन्यूटली गिव इंपोर्टेंस दिस पॉइंट्स. इफ द इमेज फॉर्म्स ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट you call it a virtual image. Image forms on the other side of the boundary, you call it a real image. क्योंकि ये आगे काफी आपको रियल वर्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि रे डायग्राम आपको पता नहीं चलेगा, इधर कुछ वैल्यू निकल रहा है, देख के गेस करना पड़ेगा कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है. तो इमेज बन रहा है कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट वाले मीडियम में तो हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज है. इमेज बन रहा है द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री तो हम कहेंगे ये रियल इमेज है. रे डायग्राम कैसे करेंगे. ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, कॉर्ड सरफेस है. अगर कोई कॉर्ड सरफेस है तो पक्का इसका तो कहीं एक सेंटर होगा. सपोज दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अब हमें पता ये करना है कि यहां से अगर कोई रे ऐसे आता है, कहां से आता है, रे इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड इंसिडेंट समवेयर हियर, तो ये रे जो है ये कैसे जाएगा. ठीक है, हम जानना चाहते हैं हाउ दिस रे इज गोइंग टू मूव, हाउ दिस रे इज गोइंग टू. तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं. उसके लिए पहले लेंस मेकर बोल रहा हूं, स्नेल्स फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं. पहले हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हाँ, और ये जो इंसिडेंट रे गया था इसके लिए क्या इंसिडेंट एंगल हो रहा है पता करेंगे. फिर लगाएंगे फॉर्मूला mu1 sin i is equal to mu2 sin r. डाटा दिया गया है mu2 लेस देन mu1, mu2 मोर देन mu1 भी हो सकता था, कुछ भी दिया है. mu2 मोर देन लेस देन mu1 दिया है, मतलब क्या बताओगे प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ रे क्या होगा. मैं थोड़ा देखना चाहता हूं, आप लोगों को पढ़ाई याद है कि भूल गए हो. प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ दी इमर्जेंट रे क्या होगा. मैं आपको तीन डायरेक्शन दिखा रहा हूं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 1 2 3.
डायरेक्शन क्या होगा? 1 2 3 बताओ क्या होगा भाई? ये एक डेंसर मीडियम है भाई, ये एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो नॉर्मल था, ये रे था इन द डायरेक्शन ऑफ 2, इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ 2 टुवर्ड्स द नॉर्मल होता तो 1 की तरफ जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस इट विल गो टुवर्ड्स 3। क्या समझ में आया? तो इट विल गो टुवर्ड्स 3। तो यहां पे बन गया आपका जो रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे इज कमिंग फ्रॉम हियर। ऐसे आया, कुछ ज्यादा एंगल करते हुए आया, आर इज मोर, यहाँ पे कहीं आके मिला, जहां मिला वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। सर वहां पर कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ? तो एक रे है, दूसरा रे, एटलीस्ट 2 रे इंटरेक्ट। दूसरा रे बहुत काफी आसान है। अगर हम कहेंगे यहां से निकलता हुआ कोई रे ऐसे जा रहा है तो obviously that will come and touch it here, so here becomes the image, क्योंकि दोनों ने एक साथ इंटरसेक्ट किए। तो क्या बताओगे आप? ये इमेज इज इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन द अदर साइड। मतलब ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज? देखे तो रियल इमेज हुआ, क्योंकि जब ये बात था किसी लेंस का, आप बता सकते थे कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा कि क्या होगा, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। यहां पर ये बताना मुश्किल है, यहां पर तो ये बताना मुश्किल है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर ये बताना मुश्किल है, क्योंकि यही सरफेस को इधर से देखो तो कन्वेक्स है, इधर से देखो तो कनकेव है। आप बोलोगे हाँ कनकेव सरफेस है इधर से तो ये डाइवर्जिंग हो जाना चाहिए, नहीं। अगेन म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1। म्यू 2 अगर मोर देन म्यू 1 होता तो फिर ये रे कुछ ऊपर की तरफ डेविएट कर जाते, फिर इसको एक्सटेंड करो, यहां पर कहीं आके मिलते तो आपको मिल जाता वर्चुअल इमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या बातें समझ में आ रहा है? तो विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ म्यू 1 एंड म्यू 2, merely looking at the surface and the position of the object, you cannot predict the image is going to be real or virtual. उसके लिए हमें चाहिए म्यू 1 एंड म्यू 2 एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। समझ में आया क्या? और फिर ये जो सरफेस हम लिए हैं, ये सरफेस ऐसा वाला सरफेस है कि ये सरफेस ऐसा वाला सरफेस है, वो भी तो मैटर करता है। अगर सरफेस ऐसा वाला होगा तो चीजें बदल जाएंगे, सेंटर विल बी दिस साइड। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा है तो मैं बस आपको एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा। जस्ट गेस एंड टेल मी कि सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, जस्ट गेस करना, बताना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सॉरी, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये मीडियम दिया है म्यू 1, ये मीडियम दिया है म्यू 2, और दिया है कि म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1, सपोज ऐसा दिया है, और पूछा है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के लिए इसमें जो इमेज बनेगा ये इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? मन ही मन में सोचना, रियल होगा कि वर्चुअल इमेज होगा? पहले क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि इसका सेंटर कहाँ है भाई। सेंटर तो कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा। ओ यहाँ पे, अच्छा तो चलो करते हैं काम। क्या? यहां से पहले हम ड्रॉ करेंगे एक इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट विल ऑब्वियसली पास थ्रू द सेंटर। नाउ म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1, म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1, तो ये जो रे आएगा कैसे जाएगा? ध्यान से देखो, आई एम गिविंग यू अगेन चॉइसेस। द रे विल गो लाइक दिस, रे विल गो लाइक दिस, द रे विल गो लाइक दिस। कौन सा चॉइस लेंगे? 1 2 3, कौन सा लेंगे भैया? थर्ड वाला लेंगे, थर्ड वाला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जितना एंगल में इंसिडेंट हुआ है उससे ज्यादा एंगल में हो जाएगा। म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1 इज रेयर मीडियम, एज इट इज रेयर मीडियम, हमारा केस कुछ बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये ऐसा जाता अगर अनडिवाइडेड होता, अब ज्यादा एंगल करेगा, इट विल गो लाइक दिस। समझ में आया क्या? यू विल सी दिस इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। तो मैं इसको फिगर को थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए ठीक से। दी रे विल गो लाइक दिस। हाँ, ये पता चल गया कि रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से जाता हुआ रे ऐसे जा रहा है, डू यू थिंक द रेज विल मीट
कौन सा रे? ये तो एक है, दूसरा, अरे दूसरा तो ये वाला था ना, ऑलवेज टेक दिस इज द सेकंड रे, दिस इज द सेकंड रे। ये दोनों रे कहीं मिलेंगे क्या? इजीली तो नहीं मिलेंगे, बट देन इफ यू एक्सटेंड देम they are appearing to meet somewhere here. Now you see the image will be formed here. What you call this image? Real image or virtual image? Virtual image, because it is on the side of the object. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अब रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, रे डायग्राम कैसे करेंगे? शायद इतना तो जानकारी हो गया है आपके पास। चलो यही केस को अगर रीड्रॉ करेंगे μ2 मोर देन μ1 करके, μ2 मोर देन μ1 करते तो जस्ट सोचो क्या होता, μ2 मोर देन μ1 मतलब ये इधर को बेंड करता टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर कहीं इमेज फॉर्मेशन होता, कौन सा इमेज होता? रियल इमेज होता। गेटिंग? तो थोड़े थोड़े से चेंज, इसका कर्वेचर कैसा है, μ2 बड़ा है, μ1 बड़ा है, दैट विल मैटर एवरीथिंग है। अब हम जानना चाहते हैं कि इतना दिमाग लगा के हर जगह हम रे डायग्राम के थ्रू से क्यों करेंगे? क्या हमारे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला है टू फाइंड आउट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन? चलिए अब वही हम निकालना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लोकेशन ऑफ इमेज when the object is kept in a medium μ1 and another medium μ2 is separated from it by a spherical surface of radius r, ऐसे कुछ के दे दिएगा, कन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस, ऐसे करके मेंशन कर लेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ और लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज। असम्पशन क्या क्या लिए? पहला असम्पशन लिए हैं कि असम्पशन हुआ अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। स्मॉल नहीं होगा तो क्या होगा? अरे स्मॉल नहीं होगा तो देयर विल बी ए डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग ए शार्प इमेज व्हिच इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। The rays refracting from the lens will not converge to a common point, अलग अलग पॉइंट में कन्वर्ज करेंगे। ऊपर जोन से जो रे जाएंगे वो एक जगह कन्वर्ज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के आसपास जो रे जाएंगे किसी दूसरी जगह कन्वर्ज करेंगे। There will not be a single defined focal point, there will be number of focal point, that is called spherical aberration। कैसे करते हैं ये वर्ड वो देखेंगे बाद में, समय आएगा। वो बाहर वाला हिस्सा को ब्लैक लगा देते हैं तो बाहर से कोई रे नहीं जाएगा, सिर्फ अंदर से जाएगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर छोटा होना जरूरी है। अगर अपर्चर छोटा हो गया, हम एबर्शन तो कम कर लिए, लेकिन एबरेशन तो कम हो गया, लेकिन और एक चीज हो गया क्या? ऑल इंसिडेंट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और पैराक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये भी समझ में आया ये बात। साइन कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस और द पोल। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? साइन कन्वेंशन जो हम लोग पहले से लेते थे वही लिखेंगे, कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आपको सर पोल कहाँ? अभी तो ऑप्टिकल सेंटर था। अरे ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यू विल गेट ए पोल नॉट एन ऑप्टिकल सेंटर, रिमेंबर। ठीक है, हाँ, तो हम कहेंगे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा, और क्या? ये तो समझ में आता है, हमें मालूम था, मिरर में भी ऐसे ही करते थे, हर जगह ऐसे ही करते थे, कोई नई चीज नहीं। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। क्यों सर पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते?
आप नेगेटिव भी ले सकते हो, जस्ट ए कन्वेंशन टू डिराइव एन एक्सप्रेशन। आप अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लोगे, उल्टा डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ले लोगे, उल्टा हाइट को अगर पॉजिटिव ले लोगे, कोई फर्क नहीं, यू विल फाइनली गेट ए आंसर एंड सेम आंसर। So direction of incident ray is taken positive. Height of the object is taken positive. Height of the object is taken positive. ये सारी चीज आपको मालूम है। Height of object is positive. खैर, point number 3. Let a convex surface, सर क्यों कन्वेक्स, क्यों कनकेव नहीं, कुछ भी ले लो, कोई भी एक तो लेके डिराइव करना है। लेट ए कन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस r, लेट ए कन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस r separates, convex surface of radius r separates two mediums of refractive indices mu1 and mu2. Let a convex surface of radius r separates two mediums of refractive index mu1 and mu2. कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, किसको लेंगे, किसी को नहीं ले लेंगे। mu1 and mu2. Let a convex surface of radius r separates two mediums of refractive index mu1 and mu2. ठीक है। Let an object O is kept in medium mu1. The ray diagram shows formation of image in medium mu2. ये जो रे डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम कहेंगे ये कन्वेक्स सरफेस है और ये उसका, चलो इसको ही बना देते हैं, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और दिया है कि इधर ये mu2 है, ये mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ऐसे दिया है, ये mu1 है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट गया, ऐसे गया, तो मैं क्या किया, इसको यहाँ से कोई एक पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मतलब दिस मस्ट बी द सेंटर। फिर क्या हुआ, ये रे यहाँ से बेंड किया, डेंसर मीडियम में जा रहा है, बेंड किया तो ऐसे किया, आके इधर के पहुंचा, बन गया इमेज। और दिस इज व्हाट इज द पोल। इनफैक्ट पोल कहाँ होना चाहिए, पोल होना चाहिए सीधे इसके नीचे, ये होना चाहिए पोल। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्मॉल अपर्चर मिरर का, स्मॉल अपर्चर सरफेस का, तो ये पॉइंट दोनों को हम बराबर एक पॉइंट ले लेंगे। यू कैन मेजर एवरीथिंग फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है निकालना। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ आई शैल मेक यूज ऑफ माय फिगर। तो इसमें हुआ यूं है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो अभी बताया, सेम थिंग इज हियर। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए यहाँ पर बना है, क्लियरली आपको दिख रहा है। The object is going this way, the incident ray goes like this, it is incident at point A, it goes like this. ठीक है। खैर अभी हम कहेंगे अगर ये एंगल है इंसिडेंट एंगल, कौन सा एंगल है, ये एंगल है इंसिडेंट एंगल, तो ऑब्वियसली ये इमर्जेंट रे है, दिस एंगल इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, और यहाँ पर डाटा दिया गया है कि ये mu2 है जो कि मोर देन mu1 है और ये mu1 है। आई होप यू आर एबल टू फॉलो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप ही कर लोगे। डरना मना है, थोड़ा सा छोटा मोटा जगह नहीं हो जाएगा, आप एक बार कर लोगे याद रह जाएगा।
हमें निकालना है पोजीशन रिलेशन बिटवीन, जैसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था मिरर में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था लेंस में, थिन लेंसेज में। यहाँ पर वैसे v u f का क्या रिलेशन होगा और f क्या है यहाँ पर, व्हाट इज फोकल लेंथ हियर, लेट अस रिसर्च। हाँ, तो बात कर रहे थे ये चीज ऐसा हो। चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेता हूँ। सपोज आई से दिस एंगल इज अल्फा, ये इमेज वाला एंगल, ये एंगल को चलो मानते हैं बीटा और ये एंगल को मानते हैं गामा। सर क्यों? ऐसे ही ले लिए ताकि मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या हमें तो निकालना है। ए शोन इन फिगर, आप क्या कहोगे अगर इन हम बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल का बताओ? इफ वी टॉक अबाउट AOC ट्रायंगल, in AOC triangle, these two are internal angles and I is the external angle. I say I is equal to alpha plus gamma. आप बड़े बच्चे हो, एग्जाम में नहीं लिखना है कि let us assume I is incident angle, let us assume R is refracting angle. All these terms take their usual meaning. हाँ, आप इसको a, इसको x, इसको y ऐसे मत लिख लेना, I, R ये सब लिखोगे, it is understood that we are talking about the refracting angle. I equal to alpha plus gamma. अच्छा ठीक है भाई। तो दूसरा हुआ इन दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूं मैं, AIC ट्रायंगल, AIC ट्रायंगल को देखेंगे, R एंड बीटा आर इंटरनल एंगल्स, गामा इज एक्सटर्नल एंगल, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, और हमें इनफैक्ट R चाहिए क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूं। तो आप कहोगे R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये हमें दो चीज मिल गया बाय स्नेल्स लॉ। कभी भी लॉ का यूज करते वक्त उनका नाम को मत छोड़ना, ये सब में क्रेडिट रहता है, क्योंकि आगे गड़बड़ हो जाएगा तो हाँ आप स्नेल्स लॉ लगाए थे उसके लिए मार्क मिल जाएगा। तो आप कहोगे μ1 sin I must be equal to μ2 sin R। Here I, R are small angles। क्यों? क्योंकि असम्पशन था रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और पैराक्सियल। स्मॉल एंगल है मतलब आप क्या कहोगे, अगर ये छोटा मोटा एंगल है तो sin I इज इक्वल टू I, sin R इज इक्वल टू R। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। हम कहेंगे sin I इज इक्वल टू I, sin R इज इक्वल टू R, sin I इज इक्वल टू tan I इज इक्वल टू I, sin R इज इक्वल टू tan R इज इक्वल टू R। ये तो आप जानते हो। सर tan R कैसे हुआ? अरे भाई tan R ई sin R बाई cos R। अगर R छोटा है cos R क्या हो जाएगा 1, cos R अगर 1 हो जाएगा तो sin R इज इक्वल टू tan R एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ R sin R इज इक्वल टू R। तो इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, so equation 1 can be written as μ1 sin I और is equal to μ2 sin R। लेकिन I का वैल्यू मालूम है, I क्या था अल्फा प्लस गामा, R क्या था गामा माइनस बीटा। ओहो, इट इज μ1 in alpha plus gamma and μ2 is क्या था बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस बीटा क्या था गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? थोड़ा देख लेते हैं वैल्यू लाने में। अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा, करेक्ट। अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा, करेक्ट। हाँ ये बात है। चलिए इसको थोड़ा और सजाते हैं, सारे गामा वाला टर्म को एक तरफ को फेंकते हैं, बाकी दूसरी तरफ रखते हैं। क्या मिलेगा? μ1 अल्फा, ये माइनस μ2 बीटा को इधर ले आओ, प्लस μ2 बीटा, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया μ1 गामा μ2 गामा, इट इज μ2 माइनस μ1 इनटू गामा। थोड़ा ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। सारा गामा वाला टर्म को मैं एक तरफ ले लिया। आप देखो यहां तक आ गया, आपका काम खत्म हो गया, वर्क इज फिनिश। यहां से निकल जाएगा, इसके बाद तो 2 लाइन में निकल जाएगा, 2 लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। और यहां तक का मैथमेटिकल जोगलरी क्या था?
क्या बहुत ज्यादा पजलिंग था क्या? नहीं, फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये ट्रायंगल को लेके इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल को इक्वेट कर दिए, फिर क्या कर दिए, स्नेल्स लॉ लगा दिए, sin a को i sin r को r कर दिए, आइए और r का वैल्यू डाल दिए, वैल्यू डालने के बाद क्या मिल गया, ये मिल गया। यहां तक पहुंच गए, राहत की सांस लो, काम आपका खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया सर? देखिए मैं कैसे खत्म करता हूं। अभी आप जानते हो कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्मॉल थीटा sin थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे अल्फा गामा बीटा आर स्मॉल, व्हाई? क्योंकि सारे आई और आर सब कुछ तो स्मॉल थे, सब कुछ स्मॉल थे, तो आप कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो, तो μ1 अल्फा को आप लिख सकते हो μ1 tan अल्फा, μ2 tan बीटा। नहीं, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सारा एंगल छोटे हैं, तो ऐसे लिख सकते हो that is equal to μ2 minus μ1 into tan gamma। यस यस, अगर ये मिल गया, चलिए सबका वैल्यू डाल देते हैं, सबका वैल्यू डाल देते हैं। इट इज μ1 tan अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, tan अल्फा। पोल ये है कि ये है, यही है, लेकिन ये अपर्चर छोटा है तो ये और ये पॉइंट मिला हुआ मिलेगा। सो यहां से डिस्चार्ज tan अल्फा इज AP by PO। yes, it is μ1 into, sorry, it is μ1 into AP by PO plus μ2 tan बीटा। ये tan बीटा का n को कौन खा गया है, कौन खा गया, तेरा बीटा रे tan, यहाँ पे आ गया tan बीटा। अच्छा, tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज कमिंग आउट टू बी tan बीटा इज AP by PI। yes, it is μ2 into AP by PI, that is equal to μ2 minus μ1 into tan gamma। tan gamma क्या है, tan gamma is AP by PC। ओहो, काम तो बन गया। ये AP दोनों तरफ बराबर आग लगाया है, इसको कैंसिल करो, गया गया गया। बस आपकी फॉर्मूला अभी आपके सामने रेडी है। μ1 by PO प्लस μ2 by PI इज इक्वल टू μ2 minus p1 by μ1 by PC। क्या आपको मालूम है यहाँ पर PO क्या है और PI क्या है? PO is distance of the object, PO is distance of the object, PI is distance of the image from the pole, PC is the radius। by sin convention क्या लिखेंगे, by sin convention। क्या मुझे कोई बताएगा PO के जगह में क्या लिखूं, U लिखूं कि माइनस U लिखूं? PO U लिखूंगा कि माइनस U लिखूंगा? अरे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, टेक पेज पॉजिटिव। नहीं तो PO के लिए PO के जगह क्या लिखूंगा, प्लस U और माइनस U, माइनस U। देखो अच्छा, PO की जगह माइनस U, PC के जगह और PI के जगह, PI की जगह क्या लिखूंगा, प्लस B और माइनस B, ऑब्वियसली प्लस B, और PC के जगह प्लस R और माइनस R इस तरीके सब कर लीजिए प्लस R। तो ठीक है, ठीक है, अगर ये सब चीज समझ में आ रहा है तो PO की जगह लिखेंगे माइनस U और PC के जगह लिखेंगे प्लस R और PI के जगह लिखेंगे प्लस B। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, समझ में आया। डालिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वेशन, μ1 by PO means minus U plus μ2 by PI means V is equal to μ2 minus μ1 by R। yes, this is the equation। ऑब्जेक्ट दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, μ1 μ2 मालूम है, इमेज का पोजीशन हम निकाल सकते हैं। हो गया कितना इंटरेस्टिंग, देखो ये हो गया रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। पहले हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसमें हम देखेंगे
कि देयर विल बी टू रिफ्रैक्शंस। लेंस का दो कॉर्ड सरफेस है, दो रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर कितना रिफ्रैक्शन हो रहा था? ओनली वन रिफ्रैक्शन। जब दो रिफ्रैक्शन होगा कैसे निकालेंगे उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एट सिंगल कॉर्ड सरफेस। अगर यही चीज को मैं थोड़ा डिटेल्स में लेता हूं आगे, क्या क्या फैक्ट्स हमें समझ में आता है मैं देखना चाहता हूं। लेट मी गो फॉर द फैक्ट्स। फैक्ट्स रिवील्ड, क्या क्या फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। पहला हुआ की फॉर्मूला है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। यही तो था, देख लीजिए भाई, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। थोड़ा यही जो चीज है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय v, म्यू ऑफ द सेकंड मीडियम। ठीक है, इमेज मीडियम बोलने से अगर बोलोगे वर्चुअल इमेज है तो इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं, हाँ ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। μ2 बाय v यू मस्ट अंडरस्टैंड, और μ2 माइनस μ1 ये हो गया ऑब्जेक्ट मीडियम और दूसरा मीडियम। μ1 इज ऑब्जेक्ट मीडियम, रिमेंबर μ1 इज where μ1 is object medium, μ2 को हम इमेज मीडियम नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि इमेज हो सकता है वर्चुअल है ना। μ2 is the other medium ऐसे कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि दो मीडियम तो है, नहीं तो रिफ्रैक्शन कहां से होगा? ऑब्जेक्ट मीडियम दूसरा मीडियम। अच्छा, मतलब अभी अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई एक जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए, मैं अगर कहूंगा कि ये μ3 है, ये μ4 है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सपोज हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ए के लिए और ऑब्जेक्ट बी के लिए बात करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो क्या आप मुझे इक्वेशन बता सकते हो? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे इक्वेशन इमेज के लिए? इट विल बी μ3 by image distance is equal to minus μ4 object medium by object medium का refractive index by object distance is equal to what minus what by r, μ4 minus μ3 by r और μ3 minus μ4 by r other medium बनी थी। ये समझ में आना चाहिए, μ3 minus μ4 by r, मतलब फॉर्मूला का यूज आपको आना चाहिए, किसको μ1 लेंगे किसको μ2 लेंगे। ठीक है, हाँ तो ये चलो समझ में आता है, ज्यादा बताने से ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक बार करो कि समझ में आ जाए। दूसरा हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस is the point where the object kept will form image at infinity। ठीक है, image at infinity ये कौन सा मीडियम में आता है? इट इज इन द ऑब्जेक्ट मीडियम, इट इज इन द ऑब्जेक्ट मीडियम, इट एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट मीडियम। थोड़ा देख लेना मेरे भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फॉर्मूला मालूम नहीं है, छोड़ के आ गया। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो ये मान लो कि ऐसा है कोई मीडियम, ये μ2 है, ये μ1 है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और आपको पता करना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से, जहां पर ऑब्जेक्ट रखने से जो रेज जाएंगे यहां से, दे विल बी गोइंग forming
image at infinity means how the rays will go. The rays will go like this. The rays will go like this. You want to know the location of the first principal focus, जिसको आप F1 कहते हो, ठीक है ना। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या था? If the rays are coming parallel to principal axis, the point where they will converge. अगर सारा रे they are coming parallel to principal axis, then after incidence, after refraction, जहां पर वो लोग कन्वर्ज करेंगे, that was the second principal focus. हाँ, ये चीज समझ में आया। तो ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ था? जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज बनेगा इंफिनिटी में, ठीक है, इमेज बनेगा इंफिनिटी में, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखने से। चलिए निकालते हैं। तो हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को F1 कहो, वही हम निकालना चाहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और हमारे पास तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। V क्या है? Here U is minus F1, V is at infinity, R तो R है, क्योंकि सरफेस ऐसे दिया, R तो R है, जो भी R होगा, R तो R है। तो क्या लिखेंगे? μ2 by V, this gives you μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 by R। वैल्यू डाला जाए तो it is μ2 by infinity, V का वैल्यू अभी भी देखे, इमेज बनेगा इंफिनिटी में, माइनस μ1 by F1। Now of course it was minus F1 is equal to μ2 minus μ1 by R। तो इसमें से क्या मिला देखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, F गया ऊपर, F1 is μ1 R by μ1 R by μ2 minus μ1। क्या समझ में आया? The first principal focus is located at a distance μ1 R by μ2 minus μ1। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन हम निकाले। क्यों निकाले सर? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन के लिए आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड आउट द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और आप फटाफट मेरे साथ सर करो और मेरे से पहले करके बताओ कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का क्या था? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। इसमें सेकंड वाले में क्या था? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है उसका डेफिनेशन? इट इज द पोजीशन ऑफ और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर a beam of light incident parallel to principal axis undergo refraction। हाँ, ये बात है। मतलब हमारे पास वही पुराना वाला केस है। अब रे क्या हुआ? रे जैसे आए और ऐसे भी आए, ये दोनों जो रे जो आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या पहुंचने के बाद कन्वर्ज करके ये गए यहाँ से यहाँ पर। तो ये बन गई बात। अब ये आपको मिल गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये μ2 है और ये μ1 है। हम अपना केस को कर रहे हैं, रेडियस r है। तो क्या कहोगे हियर व्हाट इज u? कोई बताएगा u क्या है? u क्या है? u इज एट इंफिनिटी, u इज एट इंफिनिटी। एंड इधर को नेगेटिव कहते हैं, कॉल इट माइनस इंफिनिटी मोर अप्रोप्रिएटली। v क्या है? v इज द फोकल लेंथ f2, v इज प्लस f2 और रेडियस तो r है। चलिए फॉर्मूला डाल देते हैं, फॉर्मूला में यूज करते हैं। सो μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r gives you μ2 by f2 minus ये
क्या है, μ1 बाई u। u के जगह लिखेंगे μ1 बाई माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, और ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया, इंफिनिटी है, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0, ये जीरो हो गया तो क्या मिल गया, f2 का वैल्यू, f2 इज μ2 इंटू r बाय μ2 माइनस μ1, और हमारा f1 क्या था, f1 was μ1 r बाय μ2 माइनस μ1। आर यू गेटिंग? अगर दोनों तरफ का मीडियम बराबर होते, f1 f2 बराबर होते, मैं बताया था, लेकिन यहाँ पर तो μ2 माइनस μ1 भी इनफाइनाइट हो जाते। हम बात करें f1 और f2 का वैल्यूज आपको दिखे तो क्या मिला, तीसरा पॉइंट में मिला, द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड द सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ दे आर रिलेटेड। कैसे, ये बिट नंबर 4 में कहेंगे, नंबर 4 में कहेंगे। तो f1 द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और f2 ये दोनों का लेंथ अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिर से f1 f1 इज, अभी हम लोग देखे, इट इज μ1 r बाय μ2 माइनस μ1, f2 इज μ2 r बाय μ2 माइनस μ1। पर ध्यान रखना कि वो सरफेस के दोनों अलग अलग तरफ, अपोजिट तरफ में होते हैं। और क्या देखें, f1 बाई f2 इज μ2 बाई μ1, f1 बाई f2 इज μ1 बाई μ2, इट इज μ1 बाई μ2। बस ये फॉर्मूला बताने के लिए मुझे इतना सारा चीज करना पड़ा। द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज फाउंड टू गेट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस यू से इट इज μ1 बाई μ2। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। बस छोटा छोटा फॉर्मूला बताना पड़ेगा, और मैं तो बस डर मुझे इस चीज का है क्योंकि इतना कम सिलेबस है सेकेंड टर्म के लिए, वो कुछ भी अंदर से खरोच के निकालेंगे और पूछ लेंगे, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये बन गया आपका रेशियो ऑफ दी प्रिंसिपल फोर्सेस। ओके सर, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, और बाकी रह गया इसमें पढ़ाने के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे लेंथ मेकर फॉर्मूला। फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।